अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिटी से सवाल। मैं हूं सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पाकिस्तानी सियासी कल्चर में, पाकिस्तानी सियासत में हुकूमतों के आने जाने में हमने ये देखा कि वफाक और सूबे के दरमियान कशमकश जैसे एक रिवायत बन चुकी है। जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो पंजाब सूबे के साथ वफाक की महाजर आई थी। इसके बाद जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तो हमने देखा कि मुख्तलिफ मामलात के ऊपर सिंध और वफाक और KP और वफाक में ठनी रही। लेकिन अब की बार ज़रा मुख्तलिफ मामला इस तरह से सामने आया है कि एक एहतजाज की कॉल देती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और जब वहाँ पर पहुँचते हैं सब मुजाहिरीन, उनमें से कुछ लोगों को अरेस्ट किया जाता है। और हमारे वज़ीर दाखिला ये बताते हैं कि वो हमले के इरादे से आए थे, उनके पास टीयर गैस थी, गुलेलें थे, पत्थर थे, वो लैस होकर आए थे, उनमें सरकारी मुलाजिमीन भी थे। अच्छा, वो लोग अरेस्ट किए जाते हैं, कहा जाता है कि सबूत मौजूद हैं कि उनके वो अटैक करने आए थे और उनके पास असलहा भी था, वेपन्स, बाकायदा ये स्टेटमेंट्स मौजूद हैं। वो गिरफ्तार होते हैं और कुछ दिन पहले संजानी के मुकाम पर हम एक वाकया देखते हैं जिसमें एक तरफ से पुलिस का मौक़िफ़ और आता है और KP CM का मौक़िफ़ और आता है। वो पुरस्कार वाकया अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन ज़मानत में अदालत उन्हें रिहा कर देती है। अच्छा, वो रिहा हो जाते हैं, उन्हें वफाक मुल्ज़िम समझता है, मुल्ज़िम गर्दानता है और सज़ावार समझता है, लेकिन अदालत उन्हें रिहा कर देती है। वो जो भी मामलात अदालत के हैं, उसके बाद जब वो KP पहुंचते हैं सिटी साहब, तो आज एक वीडियो रिलीज़ की जाती है ऑन पर्पस, जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब अपने हाथों से गुलपाशी कर रहे हैं उन सरकारी मुलाजिमीन पर, जिनमें पुलिस एहलकार भी शामिल है, रेस्क्यू 1112 के एहलकार भी हैं, TMA के भी एहलकार हैं, दीगर भी कुछ लोग हैं। लेकिन इन सरकारी मुलाजिमीन को शाबाशी दी गई, बोनस का ऐलान किया गया, छुट्टी की बात की गई कि आपको खुशी में छुट्टी दी जाएगी, और बाकायदा उनसे मुसाफा किया जा रहा है। CM KP की जानिब से मुआनका किया जा रहा है, गले लगाया जा रहा है, इस्तकबाल किया जा रहा है, सरकारी मेहमान समझा जा रहा है। इतना प्रोटोकॉल देकर मुझे आपसे जानना है कि मैसेज क्या दिया जा रहा है वफाक को। देखिए, मैं समझता हूं कि गंडापुर इज अ वेरी शार्प पॉलिटिशियन, जबरदस्त किस्म की सियासत करता है गंडापुर। अब मैं क्यों कह रहा हूं ये, देखिए, आज आपने सुना कि पार्लियामेंट के अंदर भी एक नून लीग के मेंबर ने शोर डाला हुआ था कि ये देखिए ये क्या हो रहा है, और फेडरल गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए कि एक तरफ आप कहते हैं ये बड़ी ज्यादती है, बड़ी गड़बड़ की है, और ये तो रियासत के इदारों के खिलाफ रियासती लोगों को खड़ा कर दिया, एंड सो ऑन एंड सो, और नोटिस लेना चाहिए। और दूसरी तरफ गंडापुर साहब छोड़े, दूसरी तरफ एक अदालत, एंटी टेररिस्ट कोर्ट सबको छुट्टी, सबको एक दो स्टेजेस के अंदर 80 लोग, एक फिर 80 लोग करके सबको छोड़ देते हैं। और सुना मैंने कि FIR भी खारिज होगी, कोई बेल वेल नहीं हुई, बस छोड़ ही दिया, जाओ जाओ कर जाओ। तो अब आपका क्या ख्याल है, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये समझ जाहिर है, हाँ, तो समझा देते हैं आपको। आप लोग तो समझ से बालतर पता नहीं क्यों होते हैं, बड़े आप इनोसेंट बनते हैं, सब पता है आपको। वो होता ये है जी कि जिन लोगों ने इनको पकड़ा था उन लोगों ने इनको छोड़ दिया, और गंडापुर साहब के साथ कोई डील हुई है, जो पहले मैं जिक्र कर रहा था कि कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई है। तो नहीं 6-6, 7-7 घंटे जाके वो खुफिया जगह पे जाके बैठ जाते हैं, तो डिटेल में बातें होती हैं, ये आप करेंगे, ये मैं करूंगा, अच्छा ऐसे है, उसका भी है। तो गंडापुर साहब ने ये भी एक कंसेशन ले ली है उनसे, भाई लोगों से, कि जी आप इनको भी छोड़े, मेरे बंदे हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो छोड़ दिया उनको। अब गंडापुर साहब ने तो अपनी सियासत चमकानी है ना, तो इसलिए उन्होंने अब ये अगला कदम भी उठा लिए, और गवर्नमेंट का इस पे कोई रोल नहीं है। ये कुछ और से ही गिरफ्तारियां होती हैं और कहीं और से ही छोड़ दिए जाते हैं, और जो डील्स होती हैं वो फेडरल गवर्नमेंट नहीं करती, वो कहीं और से ही डील होती है। तो इसलिए मैं समझता हूँ दिस इज अ फर्दर कॉन्फर्मेशन कि गंडापुर साहब के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है कि आप ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, आप ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, खान के साथ आप ये बात करेंगे, आप खान की ये बातें में हाँ में नहीं मिलाएंगे, और आप हमारी मदद करेंगे और हम आपको रहने देंगे। तो आप, और उधर से ये कहा गया कि अच्छा, फिर अगर मैंने रहना है तो मुझे आप कमजोर तो नहीं कर सकते, कमजोर किया नहीं तो खान ने मेरी छुट्टी करा देनी है, मैं अपने, तो मुझे फिर बहुत सी चीजें करनी पड़ेंगी, तो आपको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, वो मैं ड्रामे करूंगा,
वो उसके बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता सियासी तौर पे। तो अगर आपने मुझे इस्तेमाल करना है और मैं समझता हूँ कि ठीक है इस्तेमाल में हो सकता हूँ, तो फिर मुझे ये चीजें करनी पड़ेगी। और फिर वो जब वो करते हैं तो धूमधाम से करते हैं। और वो जो जिन लोगों ने छोड़ा बड़ा होता है उसको यार है बंदा बड़ा गलत है, उनकी करिए ये कर रही है तो देखो ना अब करना पड़ेगा, चलो फिर देख लेंगे इसको जरा टाइट करते हैं थोड़ा सा। तो ये चीजें चलती रहती हैं। तो गड्डापुर इज प्लेइंग हिज हैंड ब्यूटिफुली। आई टेक माई हैट ऑफ टू गड्डापुर। उसने भाइयों को सही जगह पे सेट किया हुआ है, खैर भाइयों ने भी इसको सही जगह पे सेट किया हुआ है, मगर सियासत फुल फ्लैश चल रही है एंड गड्डापुर इज प्लेइंग टू द गैलरी। और वो अपनी पोजीशन एज चीफ मिनिस्टर एंड एज इमरान खान कॉन्फिडेंट फ्रंट फुट प्लेयर, ओपनिंग प्लेयर, बैट्समैन, ओपनिंग बॉलर, वो उसको पक्का कर रहा है। और उधर जो है वो अंपायर्स के साथ थोड़ा बहुत फुटसी खेल रहा है। सेठी साहब, वो ये हो रहा है। गड्डापुर साहब वो इकलौते सियासतदान है जो 2 कश्तियों में सवार होकर भी डूब नहीं रहे बल्कि पार लग रहे हैं आपके तज्जिए के मुताबिक। आपने जिस सियासतदान का हवाला दिया वो है तलाल चौधरी साहब, उन्होंने क्या कहा है वो सुन लेते हैं। आप सुन ले, उसकी कोई असर नहीं है, नहीं होगा। इस्लामाबाद पर एक चढ़ाई की गई जिसमें एक सूबे के वजीर आला KP के आए। जिन लोगों ने ये चढ़ाई की वो गिरफ्तार हुए, उसमें बहुत सारे सरकारी मुलाजमीन थे। वो सरकारी मुलाजमीन कल जमानत पर रहा हुए। KP के वजीर आला ने उनके गलों में हार पहनाए और कहा कि आपको 1 स्टेप प्रमोशन दी जाएगी। आप ये रवायत डाल रहे हैं कि कोई सूबे का वजीर आला उठे, वफाक पर हमला करे, वो हमले में जितनी बहादुरी से KP के वजीर आला लड़े कि वो जाते हुए अपनी जूतियां भी छोड़ गए। इस बात को वफाकी हुकूमत को सीरियस लेना चाहिए और वहाँ पर जो वफाक के नुमाइंदे चीफ सेक्रेटरी इस तरह की प्रमोशन ये चीज़ें प्रमोट करेंगे तो कल कोई भी सूबा अपने वसाइल से वफाक पर हमला आवर हो सकता है। इस खदशे में आपको वजन नहीं लगता कि फिर कल को सरकारी मुलाजमीन बतौर ईंधन ये सियासी जंग में इस्तेमाल होंगे? मुझे आपसे ये जानना है, चीफ सेक्रेटरी क्या इन प्रमोशंस को रोक सकते हैं? नहीं, रोकने को तो रोक सकते हैं मगर रोकेंगे नहीं, क्योंकि अप्रूवल आ गई है ना। गड्डापुर साहब ने अप्रूवल कहीं और से ले ली है इस चीज की, इसलिए देयर इज नथिंग। तलाल चौधरी जो मर्जी कहता रहे, फेडरल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। मैंने आपसे कहा इसके हाथ, फेडरल गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है। वो जाहिर है खुश नहीं होंगे, उन्होंने पूरा केस बनाया था PTI के ऊपर कि ये देखें जी ये कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, ये तो दहशतगर्दी है। मगर बात ये है कि फेडरल गवर्नमेंट की रिट जो है ना वो कहीं और इलाकों में नहीं चलती। वहां जो फैसले होते हैं, असली फैसले वहीं होते हैं कहीं और वो फैसला यही है कि अब हमने गंडापुर को इस्तेमाल करना है, बुशरा बीबी को करना है, बहनों को करना है, कुछ उनके साथ कुछ लेन देन करनी पड़ेगी ना। तो अब ये बात ये है कि ये एक अनईजी स्टेज है। अब होता ही है कि लोग मान के बाहर करके आ जाते हैं, अच्छा जी ठीक है डन हो गया, लो जी डन हो गया, आ गए बाहर। अब गंडापुर भी आ गया है, और बहनें भी आ गई हैं, बुशरा बीबी भी आ गई है। अब वो करेंगे क्या, मैं आपको बता देता हूँ। वो करेंगे ये कि वो दोनों साइड्स को खेलने की कोशिश करेंगे। वो उधर इमरान खान को थोड़ा बहुत नरमी, थोड़ा बहुत उधर से इनको थोड़ा बहुत कंसेशन, और ये गेम चलेगी अगले 2-3 महीने। अच्छा, उसके बाद ये फेल हो जाएगी गेम। ये भी मैं लिख के आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो इन लोगों के साथ डील की है ना जी, उनकी सारी सियासत जो है वो इमरान खान पे डिपेंड करती है। उनकी कोई अपनी हैसियत नहीं है। अगर उनकी अपनी हैसियत हो ना तो वो डीलें कर सकते। उन्होंने जो भी डील की है उसका सारी जो है ना वो इमरान खान के हाथ में। अगर खान इनकी बात नहीं मानता तो ये मजबूर हो जाएंगे, खान की बात मानेंगे, उधर की बात नहीं मानेंगे। अच्छा, जब खान की बात मानेंगे अपने आप को बचाने के लिए खान से, तो फिर ये जो डील हुई है विद भाई लोग वो खत्म हो जाएगी और भाई लोग इनके ऊपर ठीक ठाक खड़काएंगे इनको फिर बाद में। अच्छा, तो ये अब आप देख लीजिए कि अगर ये जो सारी जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, अगर तो इमरान खान साहब समझ जाते हैं और पैगाम पहुंच जाता है इमरान खान साहब की तरफ और वो पैगाम को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो पैगाम बुशरा बीबी, बहनें और गड्डापुर साहब देंगे उनको, जिसके साथ अब आप देखेंगे कि PTI का रवैया कैसे बदलता है। पार्लियामेंट के अंदर क्या वो करेंगे, बाहर क्या करेंगे, जुडिशल कमीशन में बैठ के क्या करेंगे, आपने अब उनका रवैया देखना है। क्या वो हॉस्टाइल है उसी तरीके के साथ जैसे पहले था,
या अब वो थोड़ी बहुत कंसिलिएशन है, ये भी थोड़ा बहुत शोर वोर डालेंगे, मगर डिस्टेबलाइज नहीं होने देंगे ये जो सारा मामला है। और अगर अभी भी खान साहब इनको कहेंगे निकलो बाहर, धरने करो, ये करो, वो करो, और फिर ये तंग करने की कोशिश करेंगे, तो ये जो सारा कुछ है ना, ये तीनों पार्टीज के साथ जो थोड़ा बहुत आप समझे कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है, ये खत्म हो जाएगी, बैक टू प्रिज्म। और आप ये कह रहे हैं कि ये 2-3 माह तक ये एंगेजमेंट चलेगी और उसके बाद अगर फ्लॉप हुई भी तो वो इमरान खान साहब की वजह से होगी। एब्सोल्युटली। अच्छा सेठ साहब, दूसरी तरफ इमरान खान साहब ये हिदायत जारी कर चुके हैं कि नए जलसों और एहतजाज का प्लान मुरतब किया जाए और इस सिलसिले में उन्होंने बाकायदा एक कमेटी की तश्कील की हिदायत भी की हुई है। अब जो वाक़यात हो रहे हैं उससे तो तक़वियत मिलती है आपके तज्ज़िये को कि देयर इज़ अ डील, और उसी डील के नतीजे में हम देख रहे हैं कि कल परसों 9 मई के बाकायदा वो जो मुलजिमान हैं वो भी बरी होते हैं, फिर उसके बाद इनकी बरीयत, फिर अली अमीन गंडापुर साहब का धड़ल्ले से इस तरह के काम करना और बातें भी करना, इस्लामाबाद पर चढ़ाई का इंदिया भी देना। आने वाले दिनों में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज और जलसों का प्लान मुरतब कर लेती है तो उसमें किस तरह से हमें आइडिया हो सकता है कि डील इज इन प्रोसेस जलसों और एहतजाज के होते हुए भी? अगर तो डी चौक वाले जलसे की बात होगी तो फिर वो तो नहीं होगी, वो तो अब मेरा ख्याल है ये नहीं करेंगे। अगर इधर उधर छोटे बहुत डेमोन्स्ट्रेशन, सिट इन्स, कैंडल लाइट दिस थिंग, 50 लोग निकल आए, छोटा सा जलसा कहीं हो गया, वो ठीक है, दैट्स ओके, दैट इज अलाउड, दैट डजंट डिस्टेबलाइज द हाइब्रिड रेजिम। मगर अगर फिर वही काम जो पहले खान साहब करते रहे हैं 2014 से लेके बाद में नवाज शरीफ के खिलाफ, और जो अभी हाल ही में जो खान साहब ने जो ऑर्डर्स दिए थे जब खुद बाहर थे और जो हरकतें कर रहे थे, अगर उस किस्म की बात हुई तो फिर द डील इज ऑफ। तो मैं ये समझता हूं कि ये अपने आप को ये कहने के लिए कि हम ये ना कहें कि डील हुई है, उन्होंने अभी भी जो उनकी जुबान है वो बड़ी शार्प होगी और बहुत सी ये होगी, वो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ज्यादातर ये शोर शराबा पार्लियामेंट में करेंगे ज्यादातर, और छोटी छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बयानबाजी होगी। और ये भी हो सकता है कि जी एक हड़ताल की कॉल हो गई, हाफ हार्टेड कोई हड़ताल हुई कहीं जगह, कहीं नहीं हुई, कुछ लोग निकले कुछ लोग नहीं निकले, नो प्रॉब्लम, एज लॉन्ग एज दे डोंट डू एनीथिंग दैट डिस्टेबलाइजेस दिस हाइब्रिड रेजिम, सो दे आर ओके। और इनको भी तो कुछ करना पड़ेगा ना, इतनी हाई ग्राउंड से नीचे गिर गए तो ये तोड़ जाएंगे पीटीआई वाले, तो वो भी इनको भी तो बैलेंस रखना पड़ेगा ना। तो आप देखेंगे सलमान राजा कहेगा हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, गंडापुर कहेगा हम ये कर रहे हैं, वो कर, ये चलता रहेगा। मगर मेरा ख्याल है कि अब कोई मेजर डिस्टेबलाइजेशन पीटीआई नहीं करेगी। पार्ट ऑफ द रीजन इज के शायद हिम्मत ही नहीं रही, अब इतनी क्रैकडाउन आई है और आगे भी जिस किस्म के कानून बनने जा रहे हैं, और पैगाम यही है कि अगर आप बाज नहीं आओगे तो इस तो भी ज्यादा सख्ती होगी। तो मेरा ख्याल है वो पैगाम पहुंच गया है पीटीआई के लोगों, खान तक वो पैगाम जो है ना ये लेके जाएंगे। खान को ये नहीं कह सकते, खान के साथ तो उन्होंने जो करना था कर लिया, उसको तो पता नहीं साल से ज्यादा हो गया जेल में रखा हुआ है, और थोड़ा बहुत टाइट भी कर रहे हैं, वो पुरानी फैसिलिटीज भी थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज कर रहे हैं। अब आप देखिएगा अगर खान की ये फैसिलिटीज भी बेहतर हो गई तो देन यू विल अंडरस्टैंड कि द मैसेज इज गेटिंग थ्रू। ठीक, अभी जब पेज टाइट करने की बात हुई तो सेठी साहब एटीसी एक्ट 1997 में कुछ अमेंडमेंट हुई है और वो नेशनल असेंबली में पेश की गई है। अब उसको अपेरेंटली देखें तो वो ऐसे नहीं लगता कि वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट करने या किनारे लगाने के लिए की गई है, लेकिन इससे तशबीह दी जा रही है या इसे सोशल मीडिया पर इसी तरह से प्ले किया जा रहा है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मजीद मुश्किलात बढ़ाने का बाइस बनेगा। ऐसा ही है? ऐसा नहीं है मगर हो सकता है, और अगर ये इंप्रेशन है तो अच्छी बात है फ्रॉम द एस्टैब्लिशमेंट पॉइंट ऑफ व्यू कि हाँ अगर तुसी गड़बड़ की थी तो फिर भी थोड़े इस्तेमाल करेंगे, मगर इन प्रिंसिपल उनके खिलाफ नहीं है। इन प्रिंसिपल दे हैव अ सीरियस प्रॉब्लम इन केपी फ्रंटियर रीजन्स एंड इन बलूचिस्तान, दे हैव अ सीरियस प्रॉब्लम। आपने देखा पहले इन लोगों ने बहुत से जेन्युइन टेररिस्ट जो थे तालिबान के या सेसेशनिस्ट, उनको गिरफ्तार किया था और फिर अदालतें छोड़ना शुरू कर दिया उन्होंने। तो अब ये सारा मिलिट्री कोर्ट्स, इसीलिए अगर आपने मिलिट्री कोर्ट में किसी को लेके जाना है तो कम से कम 3 से 6 महीने की तफ्तीश पहले पूरी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ बेसिकली दिस लॉ इज अगेंस्ट जेन्युइन टेररिस्ट, मगर इसके अंदर छोटी मोटी वो क्लॉज छोड़ दिया जाता है कि अगर जरूरत पड़े
तो फिर इसके अंदर ऐसे लोग जो तंग कर रहे हैं फॉर पॉलिटिकल रीजंस, अब ये डी चौक में आए ना फिर, तो इसके तहत वो फिर पकड़ के ले जाएंगे और कहेंगे अच्छा जी तुसी हुण गड़बड़ की है, तो वो एनी अदर रीजंस जैसे पब्लिक ऑर्डर भी आ जाएगा, तो फिर जाहिर है फिर वो अदालतों में जाएगा, अदालत की मगर इस्तेमाल हो सकता है ये एक्ट। अलबत्ता ये है कि अगर जेन्युइन टेररिस्ट हैं तो फिर उनको 6-6 महीने वो रहेंगे और अदालतें भी नहीं छोड़ेंगी उनको। ओके अच्छा सेठ साहब, दोबारा अगर जाएं उस जाल की तरफ जिसके इशारे बहुत वाज़े हैं, अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। अब जो 9 मई का एक बयानिया मुस्लिम लीग नून या दीगर पॉलिटिकल पार्टीज जो पीटीआई की मुखालिफिन है वो बनाती थी, इस तरह की रिहाइयों के बाद, इस तरह की रिलैक्सेशन के बाद तो वो बयानिया दम तोड़ जाएगा। तो फिर क्या मिलिट्री ट्रायल, क्या आर्मी एक्ट और आने वाली तमाम तरामीम और वो तमाम धमकियां जो इमरान खान साहब के लिए थी वो सब ख़त्म हो जाएंगी। तो ये सब चीज़ें तो इमरान खान साहब को, उनकी सियासत को, उनके बयानी को तकवीयत देने वाली है। इसमें इन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कुछ अलार्मिंग नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इससे सिर्फ यही समझ आती है कि कुछ सीरियस किस्म की डिस्कशंस चल रही हैं जिसकी बेसिक एम ये है कि खान साहब अग्री करें कि अगले 3-4 साल वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आप देखें ना क्या बयानिया, काउंटर बयानिया क्या है। काउंटर बयानिया ये है आप माफी मांग ले तो मसला हल हो जाता है। अरे भाई, एक तरफ आप कहते हैं कि इतना बड़ा 9 मई का इशू है, रियासत को अटैक किया है, फलाना किया है, ये हो गया। एक तरफ तो इतनी संजीदगी के साथ और सीरियसनेस के साथ आपने एक बयानिया बनाया खान के खिलाफ, और अब आप उनके बंदों को छोड़ रहे हैं। ऐसे ही है ना जी। तो आप वाली बात सही है। इसका ये मतलब है कि दिस इज अ सीरियस अटेम्प्ट कि अब खान और खान के लोगों के साथ कोई बातचीत शुरू हुई है। माफी वो नहीं मांग सकते मगर अंडरस्टैंडिंग जरूर हो सकती है जिसके साथ मामला आगे अब चले। अब ये बातें छोड़े, हम भी ये बोलते हैं, आप भी थोड़ा बहुत डी चौक और ये नॉनसेंस है इसको बंद करें और अटैक करना रियासत के इदारों को बंद करें। जुडिशरी अब आपको नहीं सपोर्ट करेगी जिस तरीके से आप समझ रहे थे। क्रैकडाउन हमने करके दिखा दिया, जिसको चाहे पकड़ के ले जाएं। तो अब आप रहने दें। बेहतर यही है कि लेट्स फाइंड अ मोडस ऑपरेंडी, लेट्स स्टार्ट टॉकिंग कि अगले 3-4 साल के बाद आपको अगर मौका मिलना है फॉर अ न्यू इलेक्शन तो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द वे फॉरवर्ड। हम नहीं चाहते कि आपको मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्राई करें। आप पॉपुलर हैं, हम भी नहीं चाहते कि हम कोई अनपॉपुलर सी चीज करें, मगर आप हमें मजबूर कर रहे हैं। जब आप हमें डिस्टेबलाइज करते हैं इस तरीके के साथ तो देन वी कांट टॉलरेट इट, देन द स्टेट विल डू व्हाट द स्टेट हैज टू डू। तो खान साहब अब आप रेकनसाइल करें। आप हमें नहीं ओवरथ्रो कर सकते, आप हमारे अरेंजमेंट को ओवरथ्रो नहीं कर सकते और हम आपकी पॉपुलैरिटी को खत्म नहीं कर सकते। तो लेट्स नाउ अंडरस्टैंड हाउ टू मूव फॉरवर्ड। ठीक है, दिस इज व्हाट्स हैपनिंग। ठीक। और पिछले एनालिसिस में आपने कहा था कि इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा इमरान खान साहब को उठाना चाहिए। वैसे भी अक्टूबर में बहुत इशारे मिले हैं खान साहब को, तो हो सकता है कि खान साहब ने वो सिग्नल्स कैच कर लिए हों। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला बयानिया क्या हो सकता है? 8 नवंबर को होने जा रहा है पेशावर में जलसा। उसमें लीडर्स के जो बयानात होंगे वो बताएंगे कि बैरोमीटर क्या बता रहा है। हम वापस आते हैं। नहीं आयशा, लीडर्स के नहीं बताएंगे। पेशावर में जलसा हो रहा है, जो 10 जलसे करन पेशावर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, वाह, गाली गलोच यही तो चीज है, करो। लेकिन मिलिट्री लीडरशिप को या फौज को तो नहीं निशाना बनाएंगे? फौज को बिल्कुल निशाना नहीं बनाएंगे, बिल्कुल नहीं बनाएंगे। हाँ, और कहेंगे कि हम हुकूमत का तख्ता उल्टेंगे, इस हुकूमत को हटा के दम लेंगे। और भाई आप बुड़ के मारने देना यार, इतना तो इजाजत होनी चाहिए। ठीक। और अपना घर है वहां, तो अपने घर के कोठे से चढ़ के शोर पालो, गुड़िया उड़ा लो, बो काटे कर लो, मगर मेक श्योर के साढ़े इधर ना आओ। ये है सियासत, हाथी के दांत है खाने के और दिखाने के और। हम वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। सियासी मुखालिफिन एक दूसरे के बयानात को एक दूसरे के खिलाफ और पॉइंट स्कोरिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मरीम नवाज साहिबा ने स्मॉग की बाबत भारतीय वज़ीर आला पंजाब को जो खत लिखने का दिया उसको एक नया एंगल असद कैसर साहब ने कैसे दिया, वो सुने। मैडम मरीम नवाज ने स्टेटमेंट दिया था परसों। उसने कहा कि हम स्मोक का बड़ा इशू है और हम चाहते हैं कि इसकी कोई सरहदात नहीं होती
और उन्होंने जो पंजाब की हुकूमत है इंडिया की, उससे कहा कि इस पे हम ज्वाइंट काम करना चाहते हैं। शुक्रिया। हमें इसके स्टेटमेंट पे इतराज नहीं है। मैं सिर्फ एक पॉइंट वाजे करना चाहता हूँ। जब हमारे चीफ मिनिस्टर ने बात की कि हम अफगानिस्तान के साथ बात करना चाहते हैं, वहाँ हमारी मौत और जिंदगी का मसला है, वहाँ हमारे रोजगार का मसला है, कारोबार का मसला है, तो इस पे यहाँ की जो डिफेंस मिनिस्टर ने जो शोर मचाया, उन्होंने कहा ये तो बहुत बड़ा इन्होंने बगावत की है, एक सूबा किस तरह दूसरे मुल्क के साथ बात कर सकता है। तो आप बात करें तो वाह, ठीक है। और हम अगर अपनी मौत और जिंदगी की बात करें तो उस पर आप जो है समझते हैं कि हमने गद्दारी की है। स्टैंडर्ड एक होनी चाहिए। जो मरियम नवाज बात कर रही है, इस तरह अलीमीन ने भी बात की थी। दलील में वजन है सिटी साहब? नो, कोई वजन नहीं। पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग बिल्कुल है, मगर वजन बिल्कुल नहीं है। दोनों बातों में बड़ा फर्क है। फर्क यह है कि अफगानिस्तान इज अ नेशनल सिक्योरिटी इशू। अच्छा। Smog is not in Lahore is not a national security issue. Afghanistan is the source of terrorism in Pakistan, and not just in KP. It's also in other areas of Pakistan. तालिबान जो हैं, पाकिस्तानी तालिबान जो घुस बैठी हैं वहाँ, उनको सपोर्ट मिल रही है अफगान गवर्नमेंट से, और अफगान गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि हम ये हमारे मेहमान हैं, हम इनको रोक नहीं सकते, आप इनके साथ जो करना है करें। और वो जो है दे हैव बीन नेगोशिएटिंग विद द रियासत। वो तो हुकूमतों के साथ भी बात नहीं होती, फेडरल गवर्नमेंट भी उसमें कोई हेल्पलेस, उसमें तो सवाए नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के और कोई नहीं बात कर सकता ऑन दीज इश्यूज which afflict बलूचिस्तान एंड आल्सो केपी और बाकी पाकिस्तान को भी। सो अब बात यह है कि ये बिल्कुल गलत एग्जांपल दिया है। आपने देखा कि इस वक्त जो सारा जो मसला बना हुआ है वो किसको ब्लेम किया जा रहा है? इवन इन केपी क्या छोड़े, हर जगह पे कौन ब्लेम कर रहा है? फैज हमीद को ब्लेम कर रहे हैं ना कि आपने जाके चाय पी थी वहां काबुल में, बड़ी महंगी पड़ी पाकिस्तान को। ये बात है ना, ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं जी। तो यही बात तो यहाँ तो ये रियासत का मामला है। वो रियासत की गलत पॉलिसीज थी जो रियासत में उस वक्त जनरल फैज हमीद चला रहे थे अफगान पॉलिसी, तो इसलिए वो गलत पॉलिसी थी। तो जिसके नतीजे में ये सब लोग आके सेटल कर गए केपी प्रोविंस के अंदर, और वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। अभी भी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी रिगार्डिंग तालिबान एंड अफगानिस्तान एंड बलूचिस्तान जो है एंड इंडिया ऑफ कोर्स is in the hands of the security establishment. मगर smog is not in the hands of the security establishment. मुझे याद है कि 1995-96 में शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे, इलेक्शंस कॉल हो गए 2013 की बात कर रहा हूँ। जब इलेक्शंस कॉल हुए तो शहबाज शरीफ साहब वाज रनिंग पंजाब, तो मुझे केयर टेकर चीफ मिनिस्टर में मुझे बना दिया गया पंजाब का। तो मैं जब केयर टेकर चीफ मिनिस्टर था तो सबसे पहली चीज जो थी वो मेरी डेस्क पे ये आई कि जी वो पंजाब के एक डेयरी के मिनिस्टर हैं इंडियन पंजाब के, वो शहबाज शरीफ साहब ने उनको दावत दी हुई थी कि वो आए और गाय भैंसे एक्सचेंज होनी थी। अच्छा। वो हमारी कुछ पंजाबी बुल्स फ्रॉम मुस्लिम पंजाब वो सिख पंजाब में ले जाना चाह रहे थे फॉर ब्रीडिंग पर्पस। अच्छा। तो ये इस किस्म के वो बातचीत चल रही थी उस वक्त। अच्छा। तो वो मैंने कहा अच्छा यार, वो तूने कहा जी वो मिनिस्टर साहब आए हुए हैं तो आप भी मिल लें, अब शहबाज साहब तो है नहीं, आप भी मिल लें, और वो गाय भैंसे जो है वो जानी है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा। तो ये दिस इज अ डिफरेंट इश्यू। इसके साथ ये नहीं है कि जी वो नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू है और वो आपके हवाले हम कर दें कि आप जाके वहां बात करें। अगर ऐसी बात होती तो फिर आप और पीटीएम और ये लोग आप ही फिर सारा हैंडल करते सारे पाकिस्तान को, और आपको 4 साल तो मौका दिया था ना एज फेडरल गवर्नमेंट, इमरान खान को मौका दिया था ना टू सॉर्ट आउट अफगानिस्तान। तो क्या हुआ? वो तो समझते थे कि बड़ी आजादी अफगानिस्तान को मिल रही है आफ्टर द डिपार्चर ऑफ द अमेरिकन्स। यही तो खान साहब के गले पड़ा हुआ है। और ये सारी पॉलिसी प्रो तालिबान पॉलिसी जो थी, खान साहब तो इसको अप्रूव करते थे। वो तो समझते थे ये गुड तालिबान है, हाँ ये बैड तालिबान नहीं है, ये तो मतलब है, और इनके साथ तो बातचीत होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो वही तो हमारे गले पड़ी हुई है आज, जो खान साहब के जमाने में अफगानिस्तान और तालिबान के बारे में जो पॉलिसीज क्या की, और उस वक्त भी फैज हमीद साहब ही चला रहे थे एंड सो ऑन। तो अब बात यह है कि क्या पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग तो जरूर करें, कोई शक नहीं है, मगर जिस तरीके से वो गरजे हैं उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। बट एज अ गुड पॉलिटिशियन क्यों नहीं, व्हाई नॉट? मगर देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन व्हाट मरियम इज सेइंग एंड व्हाट
कैसर साहब इससे, नो कंपैरिजन। असद कैसर साहब के इस बयानी के बहुत ख़रीदार उनको मिल जाएंगे जो उनके फॉलोअर्स हैं, लेकिन आपने फ़र्क वाजे कर दिया कि जो मौसमियाती चैलेंजेस हैं वो कौमी सलामती के चैलेंजेस से बिल्कुल हट कर हैं। अब जब आपने बात की कि अफ़गानिस्तान इज सोर्स ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान, तो इसी से कनेक्टेड अगला हमारा मौजू है वो ये कि पाक चाइना ताल्लुकात, और इसमें चाइना को पाकिस्तान बताता रहा है कि किस तरह से हम अफ़गानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी से भी मुतासर हैं। जो अटैक्स हुए हैं उसमें हमें कलदम कुछ तंजीमों की तरफ से और अफ़गानिस्तान की तरफ से हमें खदशात का सामना रहा है। लेकिन अभी जो हालिया एक चल रही है, इसे हम क्या कहें, दरार सी फील हो रही है, जिस पर गैर जिम्मेदाराना बयानात से इज्तनाब का कहा जा रहा है, लेकिन इसहाक डार साहब का एक बयान कोट किया जा रहा है और दूसरी तरफ चीनी सफ़ीर की तशवीश भी कोट की जा रही है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी सेठ साहब, इससे पहले चाइना अपने तहफ़्फ़ुज़ात में बहुत मोहतात रहा, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उनका इजहार नहीं किया जाता। अब की बार ऐसा क्या हुआ है कि पब्लिकली इन चीज़ों को डिस्कस किया गया? बहुत अच्छा सवाल है और मुझे इस पे तबसरा करना जरूरी है। तो मैं इत्तेफाक नहीं करता जिस तरीके के साथ ये मामला है गवर्नमेंट हैंडल कर रही है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। देखिए, चाइना ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है पाकिस्तान पे, बहुत बड़ी। ये सिर्फ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये चाइनीज स्ट्रेटजी की रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव स्ट्रेटजी जो है उसका हिस्सा है, सिपेक जी। सो देयरफॉर ये जो तो चाइना का बहुत बड़ा स्टेक है यहाँ, बहुत बड़ा। अब चाइनीज इंजीनियर्स, चाइनीज वर्कर्स यहाँ काम कर रहे हैं। इट इज देयर राइट टू डिमांड सिक्योरिटी, इट इज देयर राइट, एंड द स्टेट ऑफ पाकिस्तान मस्ट प्रोवाइड दैट सिक्योरिटी। And the fact is, the state of Pakistan has not been able to provide the level of security the Chinese require. ये हमारी कोताही है। ये नहीं कि हम सोचे समझे ठीक नहीं काम कर रहे। हमारी जो एबिलिटी है ना वो भी लिमिटेड है। हम बड़े रिसोर्स स्ट्रेच्ड हैं और तालिबान जो है गेरिल्ला टैक्टिक्स से इस्तेमाल करते हैं। इट इज इम्पॉसिबल कि आप हर जगह पे इतनी सिक्योरिटी कर दें कि तो वो उधर से कोई बंदा ही ना आए और कोई इस किस्म के अटैक्स ना कर सके। तो ये हमारी तरफ से कोई कोताही नहीं है, हमारी तरफ से कोई लैक ऑफ विलिंगनेस नहीं है। इट इज अ लैक ऑफ एबिलिटी। अच्छा, लैक ऑफ एबिलिटी कि इतनी लंबी पाइपलाइन है फ्रॉम अप द माउंटेन्स ऑल द वे टू द सी, और चाइनीज प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ग्वादर से लेके काशगर तक पाकिस्तान से चल रहे हैं। तो इट इज इम्पॉसिबल टू प्रोवाइड वेरी हाई लेवल सिक्योरिटी। सारी फौज लग जाए तो फिर भी ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो एक तो ये प्रॉब्लम है। हम कर रहे हैं कोशिश, जिस हद तक हो सकता है हम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अब हमने नए कानून बना दिए थे कि जी चाइनीज जो हैं वो बुलेट प्रूफ व्हीकल्स जो हैं उसके अंदर ट्रैवल किया करें। अब हम कैसे करेंगे? पुलिस की 2 गाड़ियां तो हम साथ दे देते हैं, मगर इतने चाइनीज आगे, लाख से ज्यादा चाइनीज है पाकिस्तान में, तो कैसे हम इतनी लंबी चौड़ी, मगर हमें जरूरत भी है उनकी, उनके बगैर ये सिपेक चलता नहीं है। तो ये प्रॉब्लम। अच्छा, इसको चाइना ने जी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि यार वो अपनी सिक्योरिटी भी कुछ करें, मगर वो फिर भी डिमांड करते हैं कि जी आप ही करें। अब 2 अटैक्स हुए मेजर, अब 2 अटैक्स मेजर हुए, अब 10 हो सकते थे मगर 2 हो गए। तो आप सोचे कि 8 रोक लिए गए जी। तो वी आर डूइंग व्हाट एवर वी कैन, मगर जाहिर है चाइनीज बेचारे, उनको भी तो प्रॉब्लम है ना कि वो पैसे भी आप उनके वापस नहीं कर रहे, उनकी इंटरेस्ट पेमेंट्स भी रोक रहे हैं, आप पैसे और मांग रहे हैं, ऊपर से आप सिक्योरिटी नहीं दे रहे। उनकी जो सारा जो बैलेंस है ना, इक्वेशन, वो खराब हो चुका है जी। अब वो आपको क्या करें आपके साथ? वो आपको यही कह सकते हैं ना कि यार प्लीज 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 प्लीज। अब ये जो बात चल रही है ये काफी अरसे से चल रही है। चाइना की तरफ से इनडायरेक्टली बड़े स्टेटमेंट्स उनके प्रोफेसर्स के, उनके थिंक टैंकर्स ने दिए हैं कि जी ये कुछ करें, ये सिक्योरिटी इज अ बिग इशू, वी कांट अफोर्ड दिस, बड़ा मुश्किल हो जाएगा लोगों को भेजना यहाँ काम करने के लिए अगर आपसे। मगर अभी वो स्टेज आ चुकी है दैट दे आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि हो नहीं रहा है उस पेस पे, जिस पेस पे वो चाइना एक्सपेक्ट करता है कि आप करेंगे। अच्छा, अब तो इसलिए मेरा ख्याल है ये जो एम्बेसडर साहब का जो बयान आया है, दिस वाज जस्ट रीइंफोर्सिंग ए पर्टिकुलर पोजीशन। इसमें इतना रिएक्शन नहीं आना चाहिए था। ये कोई ऐसी लंबी चौड़ी बात नहीं है। ये बातें उनका प्रेसिडेंट भी करता रहता है, उनके लोग भी करते रहते हैं। हम लोग जब उनको मिलते हैं वो हमें सब यही कहते रहते हैं, चाइना वाले, कि यार समझाओ अपने एस्टेब्लिशमेंट को कि वी हैव अ बिग स्टेक, हमें और सिक्योरिटी दें, बड़ा मसला बना हुआ है हमारे लिए। तो
तो वो हर जगह पे ये बात करते हैं। तो अगर एम्बेसडर ने ऐसी कहीं बात कर दी तो इट्स नो बिग डील। अब आगे आइए, आगे ये है कि अपने हमारे इसहाक डार साहब, उन्होंने इसका जवाब दिया। अब मैं ये समझता हूं कि उन्होंने जो जवाब दिया उसको मिसअंडरस्टैंड किया जा रहा है। उन्होंने कोई काउंटर चाइनीज की बात नहीं की। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि हाँ, आपके प्रेसिडेंट ने भी जिक्र किया था इस इश्यू को, और उन्होंने ये कहा था कि हम तो कहीं भी अपने वर्कर्स वगैरह नहीं भेजते, सपोर्ट नहीं करते जहां हमारे ऊपर अटैक्स आ रही हों। ये डार साहब ने ये बात कही। अब चाइना ने ये बात उनके प्रेसिडेंट ने जरूर कही। ये एक इनडायरेक्ट तरीका था आपको कहने का कि देखिए, वी आर गोइंग आउट ऑफ आवर वे, हालांकि हमारी पॉलिसी नहीं है, मगर हम पाकिस्तान के लिए ये भी बर्दाश्त कर रहे हैं कि हम अपने बंदे अभी भी आपको दे रहे हैं काम करने के लिए और पैसे दे रहे हैं, हालांकि हमारी बंदों की सिक्योरिटी इज अ प्रॉब्लम। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि हम कहते हैं ठीक है, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है, मगर हम इतना वी हैव गॉन आउट ऑफ आवर वे कि आपको हमने इधर भी अभी भी हम अपने बंदे दे रहे हैं आपको। तो खुदा मतलब उनका ये था कि यार थोड़ा सा प्लीज और सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, हमारे मजबूरियां हैं हमारी, हम ऑलरेडी बड़े एक्स्ट्रॉर्डिनरी कंसेशंस आपको दे रहे हैं, तो प्लीज थोड़ा सा जरा ख्याल करें। ठीक। अच्छा, जिस तरीके से डार साहब ने ये कहा, उससे ऐसे कुछ लोगों ने उसको इंटरप्रेट किया कि जो वो कह रहे हैं कि आपके प्रेसिडेंट को तो प्रॉब्लम नहीं था, आपको कहां से प्रॉब्लम हो गया। नहीं, प्रेसिडेंट को प्रॉब्लम था। उन्होंने आपको इशारा किया था कि हम ये करते नहीं हैं मगर आपके लिए कर रहे हैं, मजबूरी के तहत आप इसको ठीक करें इस मसले को। अच्छा। और वो एक इशारा था आपकी तरफ कि इसको ठीक है। अब वो आपने नहीं ठीक किया, तो इसलिए वो अब एम्बेसडर साहब ने थोड़ा सा आगे बढ़ के बात को और वजाहत कर दी कि यार वो प्लीज कुछ करे ना, बड़े मसले हमारे, आप करें ना। अब डार साहब ने, मेरा ख्याल है वो ये कहना चाह रहे, वो कहना ये नहीं चाह रहे थे कि भाई व्हाट्स द प्रॉब्लम, तेनू की तकलीफ हो रही है, ये नहीं कहना चाह रहे थे वो। मगर वो लगा ऐसे, वो कह रहे तेरे प्रेसिडेंट ने तो ओके करता है, तेनू की तकलीफ है। समझे आप? तो ऐसे नहीं है, मगर वो मिसअंडरस्टैंड हो गया। जिस तरीके से डार साहब ने ये बात कही, वो शायद मिसअंडरस्टैंड हो गई है। वो ऐसे लगा अगर जैसे वो ये कहते कि यस वी आर अवेलेबल, हाँ हाँ हाँ, वो ऐसे लगा जैसे कि तेरे प्रेसिडेंट को तो प्रॉब्लम नहीं, तेनू की प्रॉब्लम। हाँ, जैसे चाइना को कोई परवाह नहीं है अपने शहरियों के मरने की, ऐसा इंप्रेशन आया। हाँ। सिर्फ साहब, अगर क्विकली ब्रेक पर जाने से पहले, आप क्यों ये बात कर रहे हैं? आप क्यों कर रहे हैं क्विकली, अगर आप मुझे ये बता सकें, ये जो नहीं, लेट मी फिनिश। नो नो, आई एम सॉरी आयशा, लेट मी फिनिश। ओके। वो ये कि अब आइए फॉरेन ऑफिस, आप भूल गए ना, देयर इज अ फॉरेन ऑफिस आल्सो इन्वॉल्वड इन दिस। उन्होंने भी एक बयान दे दिया। उन्होंने भी ये कह दिया कि ये बयान नहीं देना चाहिए था एम्बेसडर को वगैरह वगैरह। मैं समझता हूँ कि फॉरेन ऑफिस को कुछ नहीं कहना चाहिए था। ये कोई तौहीन नहीं थी किसी की, डार साहब की या किसी और की, कि एम्बेसडर साहब ने जो बात की, इसको छोड़ देना चाहिए था, इसको दबा देना चाहिए कि हाँ कोई नहीं, वी आर लुकिंग आफ्टर द इंटरेस्ट, वी आर डूइंग आवर बेस्ट, वी लव चाइना, वी वैल्यू चाइना, एम्बेसडर इज अ गुड मैन, यस सर, डोंट वरी सर, हम कर रहे हैं। इसको फॉरेन ऑफिस को उठाने की जरूरत नहीं थी। There was no need for it. बट अब वो मेरा ख्याल है डार साहब मस्ट हैव फेल्ट कि यार ये तो मेरे पे अटैक आ गया है, तो कुछ करें, क्योंकि डार साहब इज नॉट रनिंग द फॉरेन ऑफिस। तो मेरा ख्याल है इसकी जरूरत नहीं थी। डार साहब ने जिस तरीके से ये बयान किया वो मिसअंडरस्टैंड हो गया। शायद उन्हें वो कहना कुछ और चाह रहे थे, मगर वो कह कुछ गए, क्योंकि वो पढ़ तो नहीं रहे थे, एक्सटेम्पोरी बोल रहे थे। इट्स अनफॉर्चुनेट दिस होल इंसिडेंट, बट इट्स बीन ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। एम्बेसडर ने अगर बात थोड़ी सी कर दी थी तो नो बिग डील, छोड़ देते उस बात को वहां, इसको इग्नोर करते, या इसको कहते वी आर डूइंग आवर बेस्ट सर, ऑफ कोर्स वी आर डूइंग आवर बेस्ट, ऑफ कोर्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, ऑफ कोर्स वी वैल्यू चाइना, ऑफ कोर्स एवरी चाइनीज लॉस्ट इज अ पाकिस्तानी लाइफ लॉस्ट, ऑफ कोर्स, एंड लेट इट बी देयर। अब फॉरेन ऑफिस भी कूद गया, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। आई थिंक मिसकैलकुलेशन। तो अब इसको कवर कैसे किया जाएगा? अब लोग इसे ताबीर कर रहे हैं जरदारी साहब के फ्रैक्चर को कि उनका दौरा चाइना था, एंटीसिपेट किया जा रहा था इसहाक डार साहब के साथ कि वो नवंबर के फर्स्ट वीक में जाएंगे चाइना, तो अब वो दुबई चले गए, वहाँ उनके पाँव में फ्रैक्चर हो गया और 4 हफ्तों के लिए तो वो फ्रैक्चर के साथ डॉक्टर्स ने आराम का मशवरा दे दिया है। तो ये तो चाइना का दौरा ख़तरे में पड़ गया है इस तरह के मामलात के सबब।
नहीं, चाइना के साथ कोई तल्लुकात खराब नहीं हुए, ना हो सकते। दोनों साइड्स जो हैं दे आर वेरी कॉन्शियस कि इस रिलेशनशिप को कायम रखना है और इस किस्म के जो मामले हैं इनको बढ़ने नहीं देना। मेरा नहीं ख्याल ज़रदारी साहब का चाइना ना जाना has got anything to do with this incident. Okay, so I don't think we should be getting into conspiracy theories on all these issues. ओके, पाक चाइना ताल्लुकात के ज़िम्न में तो बात हो रही है, लेकिन अगर हम चाइना अफगानिस्तान के ताल्लुकात के ज़िम्न में देखें तो एक बहुत अहम सवाल सेठी साहब जो मेरे जहन में एक ब्रेक के बाद मैं आपसे पूछूंगी। वेलकम बैक। सिर्फ साहब, जिस तरह से चाइना पाकिस्तान को तो सिक्योरिटी के लिए कहता है, लेकिन ऐसा मुल्क जिसने अफगानिस्तान में अपना पहला सफ़ीर भेजा जब बुरी हुकूमत थी वहाँ तालिबान की कायम हुई, तो वहाँ पहली फ्रेट ट्रेन का भी इफ्तिताह हो गया है अफगानिस्तान और चाइना के दरमियान। तो क्या चाइना अपना असर रसूख अफगानिस्तान पे इस्तेमाल नहीं कर सकता? चाइना लाइक पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू रिकॉग्नाइज द रेजिम। तो अब चाइना इज ऑल्सो वांटिंग टू एक्सप्लोर चाइना अफगानिस्तान। उन्होंने अपने अच्छे तल्लुकात, चाइना की फलसफा है अपने नेबर्स के साथ अच्छे तल्लुकात रखने। चाइना ने सबसे पहले अपने तल्लुकात रूस के साथ ठीक किए, बड़े खराब थे, एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे बॉर्डर के ऊपर। फिर उन्होंने पाकिस्तान के साथ किए, फिर उन्होंने अफगानिस्तान के साथ अपने तल्लुकात ठीक किए और अब उन्होंने इंडिया के साथ भी टॉक्स बॉर्डर इश्यूज के ऊपर ठीक करना शुरू कर दिए। ठीक है, चाइना हैज बिगर इश्यूज। वो कहते हैं ये बॉर्डर इश्यूज है ना, टेरिटरी इश्यूज, इनको दे आर नॉट इम्पोर्टेंट। जहां भी कंसेशन हो वो करें और खत्म करें इनको। दे आर नॉट पार्ट ऑफ द बिगर पिक्चर। चाइना वांट्स टू बी सीन एज गुड बिग ब्रदर, नॉट बैड बिग ब्रदर। तो इसलिए वो रीजन के अंदर इंडिया इज द बैड, ट्राइंग टू बिकम द बैड बिग ब्रदर, नॉट चाइना। तो इसलिए चाइना ने तजारत शुरू की है विद अफगानिस्तान। बिकॉज देखिए, एक रूट तो पाकिस्तान के जरिए है ना जी, एक रूट है वो चाइना सी से, साउथ चाइना सी, चाइना का बाहर निकलने का। अब ये जो रूट है सिपेक वाला, इसमें भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। तो अब वो अफगानिस्तान से भी एक रूट निकालना चाह रहे हैं। सो इट्स परफेक्टली अंडरस्टैंडेबल कि वो अफगानिस्तान और रूस के जरिए और ईरान के जरिए दे विल ट्राई, और तुर्कमेनिस्तान, इस सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के जरिए एक रूट निकालेंगे। वो रूट उनके लिए तेल भी लाएगा और आप चाइनीज एक्सपोर्ट्स भी जाएंगे। तो आई थिंक द चाइनीज वेरी वाइज पॉलिसी कि अब उन्होंने सारी इन्वेस्टमेंट जो है चाइना की है, ट्रेन शेन, ये बहुत महंगा पड़ता है, इतनी जबरदस्त वो रूट बनाया, बड़ा खर्चे हुए हैं उसके ऊपर। मगर क्या वो दे ट्राइंग टू ओपन इट अप, दे ट्राइंग टू ओपन अप द रीजन, ताकि उनको अमेरिका और वेस्ट जो है सराउंड करके स्टाव ना करे। वो पाकिस्तान पे प्रेशर है, ईरान पे प्रेशर है अमेरिका का। आप तो देख ही रहे हैं कि ये सिपेक को बंद करें, ये करें, वो करें, ईरान के साथ पाइपलाइन ना करें। तो चाइना हैज टू वरी अबाउट ऑल दीज थिंग्स, इसलिए वो ऑल्टरनेटिव्स भी साथ साथ ढूंढ रहे हैं। ठीक है, ये है चाइना। बट आई डोंट थिंक दे विल हैव एनी इन्फ्लुएंस ऑन द तालिबान, बट दे विल नॉट हैव एनी इन्फ्लुएंस ऑन द तालिबान रिगार्डिंग टेररिज्म इन पाकिस्तान। ओके, चले अब सिट साहब, सवालों की बारी बड़े अरसे के बाद आई है और यहाँ पर एक लंबी लिस्ट है मेरे पास। जल्दी से अगर 2 पर्सनल क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं। आमिर रजा साहब लाहौर से क्या जानना चाह रहे हैं? सेठी साहब, क्या हम अपनी क्रिकेट का जनाजा पढ़ रहे हैं? क्या कहते हैं आप? ये बड़ी आपने ये क्रिकेट का सवाल दे दिया। भाई साहब मेरी बात सुने, अप्स एंड डाउन्स होते हैं। वी हैव बीन थ्रू अ प्रीटी रफ टाइम, मगर मेरा ख्याल है कि अगर आप देखें कि आप 2-3 चीज़ें बड़ी पॉजिटिव नज़र आ रही हैं तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। पहली पॉजिटिव चीज़ तो ये है कि टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ 2 मैचेस, एक सीरीज जीत ली। तो दाद तो दे ना कि सही सिलेक्शन हुई, पिचेस उस किस्म की बनाई जिससे होम एडवांटेज होता है, सो गिव क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू। दूसरी चीज ये मैं समझता हूँ कि आकिब जावेद साहब को चेयरमैन साहब लेके आए हैं। आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड डिसीजन। आकिब इज अ वेरी फाइन क्रिकेटर विद अ ग्रेट क्रिकेटिंग माइंड। आई होप ही विल स्टे विद पीसीबी और पीसीबी को अच्छी एडवाइस देंगे और अच्छा काम होगा। तो अब इंतजार करें, आई थिंक थिंग्स कैन बी टर्न्ड अराउंड। मुझे ऐसे लगता है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो सुनते हैं लोगों की बात और जहां गलती होती है उसको एड्रेस करते हैं। वो और बात है कि उनके पास टाइम थोड़ा है बिकॉज जिम्मेदारियां और भी बहुत सी हैं, मगर बाय एंड लार्ज थोड़ा सा वक्त दें। अब चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया जा रही है, फिर साउथ अफ्रीका जा रही है। लेट्स होप दैट थिंग्स कीप इम्प्रूविंग
एंड देखिए शुरू शुरू में जो नया चेयरमैन आता है जिसकी पहले कोई एक्सपीरियंस ना हो, तो जाहिर है सबक सीखने में वक्त लगता है. तो गिव दिस अरेंजमेंट सम टाइम एंड लेट्स होप दैट थिंग्स विल इंप्रूव एंड वी शुड गिव क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू. ठीक है, चले वक्त देते हैं. सिर साहब आप हमें तारीख दें, क्योंकि डॉक्टर मुनीब बहावलपुर से कुछ ऐसा ही जानना चाह रहे हैं. सेठी साहब, मैंने ये पूछना था कि आपकी पाकिस्तान वापसी कब है? जो आपके लाइव सेशन होते हैं उसको मिस कर रहे हैं हम, तो काइंडली ये बता दें कि आपकी वापसी कब है पाकिस्तान? यार ये मेरी वापसी का भी इशू बन गया अब. मतलब जैसे वो नवाज शरीफ की वापसी की दुआ, ओ शहबाज शरीफ दुबई क्या करने गया है, ओ जरदारी साहब अस्पताल में क्या कर रहे हैं. ओहो यार खुदा दा खौफ करो, मैं महीना भी नहीं, आई कांट टेक अ मंथ ऑफ टू विजिट माय फैमिली. पार्ट ऑफ इट वो कोई लंदन अमेरिका बैठा है, कोई लंदन बैठा है, तो कोई ऐसी बात नहीं है. मैं और आपका हुक्म है उसकी तामील होगी. मैं जुगनू को भी कहता हूँ चल भाई मेरा टिकट कटा तू, मैं जा रहा घर, मुझे बड़ा मिस किया जा रहा है. ठीक है ना, ओके मैं आ जाता हूँ जी. पब्लिक डिमांड इतनी है तो मैं अब आ जाता हूँ. तारीख नहीं देंगे आप? तारीख नहीं देंगे? हाँ मैं तारीख क्या, बस आ रहा हूँ, अब इंतजार करें, अब आ रहा हूँ. वो जो टीवी के ऊपर होते हैं ना फूल दिखा के ना, तो आगे लिखते इंतजार फरमाइए. कमिंग सून, कमिंग बैक सून. चले कमिंग सून. हाँ ठीक है, ज्यादा हो गया. इसके साथ ही बाकी जो सवाल हैं वो आइंदा पे उठा. आपसे चाहेंगे इजाजत.